आप सभी को नमस्कार। हम लोग मगध साम्राज्य का उत्कर्ष अध्याय पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम देख रहे हैं कि मगध का एक जनपद से लेकर महाजनपद और महाजनपद से साम्राज्यवाद का जो सफ़र है वो कितना रोचक है। किस प्रकार से एक छोटा सा है ना जो क्षेत्र था, एक छोटा सा भूखंड था, वो भारत के विशाल साम्राज्य के अंदर परिवर्तित हो जाता है, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। और ये मगध का जो उत्कर्ष है वो एक बहुत ही रोचक और एक है ना जो जिस तरह से कहना चाहिए कि बहुत ही है ना जो इसकी जो यात्रा है, साम्राज्यवाद बनने की जो यात्रा है, वो बहुत ही रोमांचक है। हम सभी को लगता है कि मगध का जो साम्राज्य है या भारत के अंदर जो साम्राज्यवाद की स्थापना की थी वो मौर्य शासनकाल से प्रारंभ हुई थी या चंद्रगुप्त मौर्य ने ही है ना जो साम्राज्यवाद की नींव रखी थी, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि हम डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी के शब्दों के अंदर कह सकते हैं कि मगध के राजवंशों का आरंभिक इतिहास अंधकार में छिपा है। कभी कभी योद्धाओं और राजनीतिक विशारदों की झलक भर मिल पाती है। इनमें से कई तो नितांत पौराणिक हैं और कुछ पौराणिक से कुछ अधिक विश्वस्त प्रतीत होते हैं। मगध का प्रारंभिक इतिहास हर्यंक कुल के प्रसिद्ध राजा बिंबिसार से प्रारंभ होता है। मगध को इसने दिग्विजय और उत्कर्ष के जिस मार्ग पर अग्रसर किया वह तभी समाप्त हुआ जब कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने अपनी तलवार को म्यान में शांति दी। तो यहाँ पर है ना जो मगध के साम्राज्य के विकास के चरण को मौर्य साम्राज्य के स्थापना से पहले हम 3 चरणों के अंदर इसको है ना जो बांट सकते हैं। यानी कि 3 जो है ना जो प्रमुख राजवंश हैं उन्होंने है ना जो मगध के ऊपर है ना जो शासन किया और मगध के गौरव को और इसके सीमाओं को बढ़ाने के अंदर, विस्तृत करने के अंदर इन तीनों ही है ना जो कुल के शासकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिसके अंदर प्रथम है हर्यंक वंश जो 545 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक इसका समय है। इसी तरह से दूसरा है शिशुनाग वंश जो 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक इसका समय आता है। और तीसरा वंश है नंद वंश जो 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक है। सनों की जहाँ तक है ना जो बात करते हैं तो अलग अलग, क्योंकि उस समय है ना जो अलग अलग ग्रंथों के अंदर इसकी है ना जो डेट्स हैं उसके अंदर वेरिएशन मिल सकता है, क्योंकि निश्चित तिथिक्रम है वो मौर्य शासनकाल के प्रारंभ से ही प्रारंभ हुआ था। तो आइए देखिए, चलते हैं हम मगध साम्राज्य के विकास के चरणों की तरफ। सबसे पहला जो है जो वंश था जिसने ना जो मगध के ऊपर जो शासन किया था वो हर्यंक वंश था और बिंबिसार इसका ना जो संस्थापक था। बिंबिसार के मगध सिंहासन पर आरूढ़ होने के पश्चात ही वास्तविक अर्थों में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था। मगध राज्य का जो राजा बिंबिसार था वो एक सुयोग्य और शक्तिशाली शासक था। उस समय के अंदर जो उत्तर भारत के अंदर तीन और अन्य शक्तिशाली वंश हैं वो शासन कर रहे थे, कौशल, वत्स और अवंती। इसलिए अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने और साम्राज्य विस्तार करने के लिए बिंबिसार के लिए ज़रूरी था कि वो कूटनीति का सहारा लेकर अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण करें। इसलिए सर्वप्रथम उसने शक्तिशाली राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। उल्लेखनीय है कि लगभग 1000 वर्षों के पश्चात गुप्तवंशीय शासकों ने भी इसी नीति का, यानी कि वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी स्थिति को प्रबल बनाना, इसका प्रयोग किया था। तो इसने सर्वप्रथम बिंबिसार ने कौशल के शक्तिशाली इक्ष्वाकु वंशीय शासक महाकौशल की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से विवाह किया। इस विवाह से जहाँ एक और बिंबिसार के शक्तिशाली कौशल राज्य के साथ में मधुर संबंध स्थापित हुए, वहीं दहेज के रूप में उसको काशीग्राम भी प्राप्त हुआ। दूसरा है ना जो बिंबिसार ने इसके बाद में है ना जो वैशाली के लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री छलना या चेल्लना से विवाह किया था और जो लिच्छवियों का जो शक्तिशाली गणराज्य था, इस विवाह से उसको लिच्छवियों का समर्थन है वो प्राप्त हो गया था। बिंबिसार ने तीसरा विवाह मध्य देश के, यानी कि ना जो पंजाब के राजकुमारी क्षेमा या खेमा से किया था। और इसके बाद में है ना जो उसने है ना जो और भी है ना जो एक है ना जो चौथा जो विवाह था वो एक अन्य रानी वैदेह की कन्या वासवी थी। इस तरह से ना जो मतलब मिथिला के विदेहों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके बिंबिसार ने अपने शत्रु देश अंग को उत्तर पश्चिम की तरफ से मैत्रीविहीन कर दिया था। यहाँ पर है ना जो बौद्ध ग्रंथ महावग्ग से ज्ञात होता है कि बिंबिसार की 500 रानियाँ थीं।
हालांकि ये संख्या अतिशयोक्तिपूर्ण है ना जो प्रतीत होती है, लेकिन फिर भी है ना जो मतलब है ना जो इतना स्पष्ट है कि बिंबिसार ने इनके अलावा भी है ना जो और हैं जो कई सारी शादियां हैं, वो विवाह हैं, वो संबंध स्थापित किए थे। इस तरह से बिंबिसार ने एक और तो जहाँ वैवाहिक संबंधों के द्वारा काशी और दूसरी तरफ विजय द्वारा अंग को मगध राज्य में विलीन करके मगध के साम्राज्य को निर्माण के पथ पर अग्रसर कर दिया था। दूसरा अगर है ना जो हम है ना जो लेते हैं शासक, वो है अजातशत्रु। अजातशत्रु को जो पितृहंता कहा गया है, लेकिन वो योग्यता और पराक्रम में किसी भी क्षेत्र किसी भी प्रकार से अपने जो पिता से ना जो कम नहीं था। डॉक्टर रायचौधरी लिखते भी हैं कि अजातशत्रु ने चाहे जिस ढंग से सिंहासन प्राप्त किया हो, किंतु वह बड़ा ही सशक्त ना जो शासक प्रमाणित हुआ और उसका शासनकाल हर्यंक वंश का चरमोत्कर्ष काल था। तो यहाँ पर है ना जो उसने ना जो अजातशत्रु ने राजगृह को सुदृढ़ किया, यानी कि राजगृह जो उसकी राजधानी थी, और साथ साथ में है ना जो गंगा के ना जो तट के किनारे उसने पाटली ग्राम नामक एक छोटे से दुर्ग का निर्माण कराया, जो भविष्य के अंदर इसकी है ना जो मतलब है ना जो मगध साम्राज्य की प्रसिद्ध राजधानी जो पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुआ। इसने है ना जो अजातशत्रु ने भी है ना जो अजातशत्रु के जो पिता थे बिंबिसार, उसने पूर्वी राज्य मगध को जीत लिया था। इसलिए अब है ना जो साम्राज्य विस्तार के लिए अजातशत्रु ने अपना ध्यान पश्चिम की ओर है जो केंद्रित किया। उसने कौशल से युद्ध किया। कौशल से, हालांकि ना जो कौशल नरेश से कौशल की राजकन्या से बिंबिसार ने हालांकि विवाह किया था, लेकिन अजातशत्रु ने महत्वाकांक्षा की वजह से वापस इसके साथ में ना जो आक्रमण किया इसके ऊपर। लेकिन जो कौशल का नरेश था, प्रसेनजीत है, उसने अजातशत्रु को हरा दिया, लेकिन उसके बाद में संधि करके अपनी पुत्री का विवाह उससे वजीरा है उसका विवाह ने जो अजातशत्रु से कर दिया। और इस तरह से ना जो काशीग्राम है वो पुनः ना जो अजातशत्रु को ना जो कन्यादान के अंदर दे दिया, और इस तरह से कौशल और मगध देशों के बीच में संबंध है वो पूर्ववत मधुर हो गए। दूसरा था कि ना जो इसने ना जो इसकी जो अजातशत्रु की जो महत्वपूर्ण जो अभियान था वो लिच्छवियों के ऊपर विजय प्राप्त करना था। लिच्छवी यानी कि ना जो वज्जी संघ यानी कि वैशाली गणराज्य। तो वैशाली गणराज्य को ना जो अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण करने के लिए विशाल स्तर पर सैनिक तैयारियां की थी। और इसके बीच के अंदर है ना जो जैन गाथाओं से पता चलता है कि युद्ध है इनके बीच में वो 16 वर्षों तक चला था, लेकिन अंत के अंदर अजातशत्रु को विजय प्राप्त हुई थी। और इस विजय के साथ ही मगध है वो पूर्वी भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य है वो बन गया था। यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बात है कि अजातशत्रु ने वैशाली के विरुद्ध इस युद्ध के अंदर 2 नवीन है ना जो युद्धास्त्रों का प्रयोग किया था। एक तो रथ मूसल, जो रथ के समान एक यंत्र होता था जो चलते समय अपने मूसलों से शत्रुओं का संहार करता था। रायचौधरी ने इसकी रथ मूसल की तुलना है वो आधुनिक टैंकों से की है। इसी तरह से महाशिला कंटक नाम का जो एक और है ना जो यंत्र था, उसका है ना जो प्रयोग है अजातशत्रु ने उसका भी किया था। इससे शत्रु सेना पर है ना जो बड़े बड़े ना जो पत्थर है वो फेंके जाते थे। तो इस तरह से है ना जो अजातशत्रु ने है ना जो अपने जो साम्राज्य का विस्तार है वो और भी अधिक किया था। उसके शासनकाल के अंदर है जो उसके राज्यकाल की एक ना जो महत्वपूर्ण घटना थी, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, जो कि उसने राजगृह के अंदर आयोजित किया गया था। ये किस धर्म का अनुयायी था अजातशत्रु, इसके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है, क्योंकि ना जो जैनी हैं वो उसको जैन धर्म का बताते हैं और है ना जो बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं वो उसको बौद्ध धर्म का मानते हैं। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि अजातशत्रु ने जो प्रारंभ के अंदर जो जैन धर्मावलंबी था, लेकिन बाद के अंदर महात्मा बुद्ध से प्रभावित होकर अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, ऐसा माना जाता है। जहाँ तक अजातशत्रु के बाद में है ना जो उसका पुत्र है वो गद्दी पर बैठा, उसका नाम उदयन या उदायन या उदाई नाम मिलता है उसका नाम। उस समय तक है ना जो मगध साम्राज्य उसका काफ़ी विस्तार हो चुका था, इसलिए ना जो एक कोने में स्थित राजगृह मगध की राजधानी के रूप में उपयुक्त नहीं थी। तो इस कारण है जो उदयन ने जो राज्य के केंद्र में स्थित पाटली गांव थी, जिसका कि बिंबिसार ने ना जो स्थापना की थी, उस जो पाटली पुत्र को है ना जो उसने बसाया और
उसको अपनी राजधानी बनाया। उदयन है वो जैन धर्मावलंबी था, उसने लगभग 16 वर्ष तक शासन किया और उसने अपनी राजधानी के मध्य में एक है ना जो जैन चैत्यागृह था उसका भी निर्माण कराया। उसके बाद में जो उदयन के जो उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य और दुर्बल शासक थे। बौद्ध ग्रंथों के अंदर उसके जो 3 हैं जो उत्तराधिकारी हैं उनके नाम मिलते हैं, अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक, जिसके अंदर नागदशक है वो अंतिम है ना जो एक हर्यंक कुल का है जो अंतिम शासक है वो माना जाता है। और ये तीनों ही ना जो शासक है वो पितृहंता थे, इसलिए इसके शासन से जनता त्रस्त थी और जनता ने क्रोधवश पूरे राज परिवार को निष्कासित करके जो नागदशक था उसके जो योग्य अमात्य था शिशुनाग, उसको मगध के सिंहासन पर बिठाया। और इस तरह से ना जो मगध के अंदर शशुनाग वंश की है स्थापना है वो होती है। हम देखते हैं कि 414 ईसा पूर्व में है जो नागदशक के निष्कासन के बाद में शिशुनाग राजगद्दी पर बैठता है। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के स्थान पर गिरिव्रज व्रज को अपनी राजधानी बनाया था। शिशुनाग क्योंकि वैशाली के एक छोटे से लिच्छवी राजा का पुत्र था, अतः वैशाली के प्रति उसको विशेष लगाव था और इसी कारण शिशुनाग ने वैशाली नगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, जो कि कालांतर में उसकी वास्तविक राजधानी बन गई थी। शिशुनाग था वो भी एक ने जो प्रतापी और महत्वाकांक्षी है जो शासक था। उसने अपने राज शासन काल में मगध साम्राज्य के सम्मान में काफ़ी है ना जो अपार वृद्धि की थी। उसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना अवंती पर विजय प्राप्त करके उसका मगध साम्राज्य में विलय करना था। इस प्रकार जो कार्य अजातशत्रु नहीं कर सका उसको शिशुनाग ने कर दिखाया था और इस तरह से अवंती पर अधिकार होने के बाद में जो अवंती के अधीन वत्स और कौशाम्बी राज्यों पर भी मगध का आधिपत्य है वो हो जाता है। इसके बाद में ना जो उसका शिशुनाग के बाद में उसका पुत्र है कालाशोक, या फिर बाद में है ना जो काकवर्ण यानी कि कौवे के रंग जैसा है जो, क्योंकि वो काला था इसलिए ना जो उसका नाम है वो कालाशोक पड़ा। इसने ना जो ये शासक बनने के बाद में कालाशोक ने मैंने आपको बताया कि शिशुनाग का जो संस्थापक था शिशुनाग, तो उसने ना जो अपनी राजधानी को ना जो वैशाली बनाया था, लेकिन इसके पुत्र कालाशोक ने पुनः जो पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बना लिया था और इसके समय से लेकर भविष्य में काफ़ी समय तक ना जो मगध साम्राज्य की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र ही रही थी। इसके शासनकाल की ना जो सबसे ना जो महत्वपूर्ण घटना जो कालाशोक के शासनकाल की है वो है कि बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि कालाशोक के शासनकाल के 10वें वर्ष में या द्वितीय बौद्ध संगीति का ना जो आयोजन है वो हुआ था। कालाशोक ने भी है ना जो लगभग 28 वर्षों तक यानी कि लंबे समय तक है ना जो शासन किया, लेकिन इसके जो ना जो उत्तराधिकारी थे यानी कि इसके पश्चात है ना जो उसके 10 पुत्रों ने जो सम्मिलित रूप से है ना जो शासन किया। महाबौद्धि वंश के अनुसार है ना जो इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण था जिसका नाम मिलता है वो नंदीवर्धन मिलता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो नंदीवर्धन था, या फिर है ना जो उसका नाम एक है ना जो महानंदी भी मिलता है। तो इस तरह से इसके बाद में ना जो इसको है ना जो समाप्त करने के बाद में फिर शिशुनाग वंश का है जो पतन हो जाता है और नंद वंश की स्थापना होती है। तो नया वंश जो शुरू होता है वो है नंदवंश। पुराणों के अनुसार नंदवंश का प्रथम शासक या इसको संस्थापक भी कह सकते हैं जिसको, वो महापद्म था या महापद्म नंद था। इसका अर्थ असीम सेना अथवा अपार धन का स्वामी होता है। मगध में नंद वंश की स्थापना से एक नवीन युग का आविर्भाव हुआ और इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जिसकी सीमाएं थीं वो गंगा के मैदानों को लांघ गई। नंद वंश के द्वारा स्थापित जो साम्राज्य था वस्तुतः स्वतंत्र राज्यों या ऐसे सामंतों का शिथिल संघ नहीं था जो कि न जो शक्तिशाली राजा के बल के सम्मुख नतमस्तक होते हैं, बल्कि ऐसे सम्राट की छत्रछाया में एक अखंड राजतंत्र था जिसके पास में अपार धन बल और जन बल था। और इसी प्रकार से हम ये भी देखते हैं कि भारतीय इतिहास में क्षत्रिय रक्त पर अभिमान करने वाले राजवंशों की अखंड जो परंपरा थी उसका भी अंत हो जाता है इससे, क्योंकि नंदवंशी शासक वो थे वो उच्च कुल के नहीं थे।
क्योंकि उसके अंदर ग्रंथों के बौद्ध ग्रंथों के अंदर इसको नाई का पुत्र बताते हैं। तो इस तरह से ना जो यहाँ पर एक है ना जो ये हो जाती है कि परंपरागत जो क्षत्रिय वंश का शासन व्यक्ति ही शासन कर सकता है, उस है ना जो मिथक की है ना जो मिथक है वो यहाँ पर टूट जाता है। महापद्म था वो अत्यंत शक्तिशाली शासक था और अपनी शक्ति के द्वारा ही उसने मगध साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया था। पुराणों के अनुसार है जो उसने जो एक दिग्विजय एक क्षत्रिय राज्य की स्थापना की थी और अनेक है जो क्षत्रिय राजवंशों का उसने उन्मूलन किया था। उसके समय के अंदर है जो उसके शासनकाल के अंदर हम देखते हैं कि उसने पश्चिम में कुरु पांचाल और है ना जो कौशल तो पहले ही से ही मिल गया था इसके अंदर। इसी तरह से ना जो खारवेल के जो हाथीगुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि कलिंग पर भी है ना जो नंद राजा है उसका शासन था। इसी तरह से वैशाली के समीप स्थित है ना जो मिथिला राज्य है वो भी है ना जो मगध का अंग बन गया था। और मैसूर के अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि दक्षिण भारत में भी अनेक भागों पर नंद राजा का इस नंद राजा का अधिकार हो गया था। इस तरह से ये स्पष्ट होता है कि अपने शासनकाल में महापद्म नंद ने मगध साम्राज्य को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान कर दिया था और भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया था। इसीलिए पुराणों में उसके लिए महाबली, अतिबली, एक छत्र, एक राट ऐसे विरुद्धों का प्रयोग किया जाना तर्कसंगत ही प्रतीत होता है। इसके उत्तराधिकारियों के अंदर हम देखते हैं कि पुराणों के अनुसार महापद्म नंद थे, उसके 8 है जो उत्तराधिकारियों के हैं जो संख्या मिलती है, लेकिन बौद्ध साहित्य के अंदर कुल 9 नंद राजाओं का उल्लेख मिलता है जिनको है जो नवनंद कहा जाता है। इसके अंदर नंद वंश का जो अंतिम शासक था धनानंद, वही है ना जो सबसे अधिक है ना जो प्रतापी प्रमाणित हुआ था। धनानंद है ना जो धन एकत्र करने की अपार लालसा के कारण उसका ना जो नाम है वो धनानंद पड़ा था। और सिकंदर के अभियान के समय मगध का शासक यही धनानंद था। धनानंद की सेना अत्यधिक शक्तिशाली थी। कर्टियस के अनुसार, जो कि यूनानी लेखक है, उसके अनुसार नंद राजा की सेना में 20,000 घुड़सवार, 2 लाख पैदल, 2,000 रथ और 3,000 हाथी थे। इसी कारण है जो सिकंदर की सेना थी वो भी है ना जो धनानंद की सैन्य शक्ति से भयभीत हो गई थी। और सिकंदर के कितना ही है ना जो मतलब है ना जो उत्साहवर्धन करने के बाद में भी वो है ना जो मगध पर आक्रमण करने के लिए और है ना जो भारत के ऊपर है ना जो आगे बढ़ने के लिए उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था। किंतु 322 ईसा पूर्व के अंदर मौर्य वंशी चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से धनानंद को परास्त करके मगध में मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। तो इस तरह से ना जो नंद महावंशीय शासकों को भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता भी कहा जाता है। उनको ने जो मगध का विशाल साम्राज्य विरासत में मिला था, लेकिन वो उतने से ही संतुष्ट नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने एक शक्तिशाली सेना, जिसकी प्रशंसा यूनानी लेखकों ने भी की है, उस सेना को तैयार करके उन्होंने संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया था और जिसके अंदर वो काफ़ी सफल भी रहे थे। और इस तरह से भारत के एक विशाल भूभाग को मगध साम्राज्य के एक छत्र के नीचे लाकर उन्होंने भारत की राजनीतिक एकता को स्थापित करने का सराहनीय प्रयास से वो किया था। तो यहाँ पर हमने है जो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष को देखा। आगे हम है ना जो मौर्य है ना जो शासन को देखेंगे, मौर्यों के बारे में पढ़ेंगे। नमस्कार।